जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, दो विषयों पे मैं बहुत ज्यादा चिंतन कर रहा था और विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे राय लेनी चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। और मुझे पहली बात तो ये लग रही है अमिताभ जी कि जैसे जैसे अभी तक तो ये होता था कि अमित शाह जाल बिछाते थे, चक्रव्यूह रचते थे और विपक्ष उसमें जवाब देता था, फंसता था, बड़ी मुश्किल से निकल पाता था। लेकिन अब पिछले 1.5-2 महीने से ऐसा लग रहा है कि जो अमित शाह जाल बिछाते हैं उसमें खुद फंस जाते हैं और उनको निकलना मुश्किल हो रहा है। देखिए, पहली घटना तो ये हुई, जो आपने देखा कि अमित शाह का जो बड़ा बढ़ा हुआ अहंकार था, आत्मविश्वास था कि मुझे कोई पटकनी नहीं दे सकता और मैं चाणक्य हूं। जब इन्होंने बच्चों से खिलवाड़ किया और जंतर मंतर के अंदर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने हल्के में लिया और 20 तारीख को जिस प्रकार की निशंसता हुई वो सबने देखी। लेकिन उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र का इस्तीफा लिया गया। लेकिन जो 20 तारीख को हुआ उसके बाद बच्चों की और समाज की ये डिमांड होने लगी कि अमित शाह इस्तीफा दें या जवाब दें, पार्लियामेंट के अंदर बताएं कि वहां जो निशंसता हुई थी अमित शाह के आदेश पे हुई थी या किसी और के आदेश पे हुई थी, उसका नाम बताया जाए, जिसके मकान को फिर एक गांधीवादी तरीके से जनता घेरे और उससे पूछे कि तुमने अपने देश के बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा, चलिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंड में आंदोलन खड़ा किया और हमने देखा, कल हमने डिस्कशन भी किया था इस बात पे कि झारखंड के अंदर जो हुआ वहां पे ये पानी की बौछारें तो हुई, लेकिन वो पानी की बौछारें उतने वेग से नहीं हुई जिससे किसी को चोट लगे। और वहां पे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और गोदी मीडिया ने, एक अमन चोपड़ा साहब हैं, वो भी वहां पहुंच गए, फिर उन्होंने आईसीयू में अंदर जाके लोगों का इंटरव्यू लिया। खैर, फिर उनके साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जो नई सूचना मिल रही है अमिताभ जी, जो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, अब 13 अगस्त को बिहार के अंदर बच्चों ने और समाज ने और युवाओं ने एक आंदोलन की चेतावनी दे दी है। क्योंकि आप जानते हैं, जितनी ज्यादा निशंसता दिल्ली के अंदर हुई उससे ज्यादा निशंसता बिहार के अंदर हुई। भाई, बिहार के बच्चे अपना हक मांग रहे थे, जैसे झारखंड में मांग रहे थे, जैसे जंतर मंतर में मांग रहे थे, वैसे ही बिहार में मांग रहे थे। लेकिन वहां पे जिस प्रकार से AK-47 चली, पिस्टल चली, वहां पे लोगों को पीटा गया, मारा गया, घर में घुस के माँ बाप को हड़काया गया, बच्चों को हड़काया गया। उसके बाद 13 तारीख को ये आंदोलन, इसका मतलब ये है जैसे जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि जो आक्रोश है वो थमे, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अच्छा, झारखंड में तो चलिए हैंडल कर लिया, हेमंत सोरेन ने, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शायद वो झारखंड के अंदर इसीलिए कहा गया था कि ये मार्च किया जाए विधानसभा तक, क्योंकि उसी दिन शायद अमित शाह साहब को बोलना था पार्लियामेंट के अंदर, या एक दिन के बाद बोलना था, मतलब आज बोलना था, कल ये कॉल दिया गया था। लेकिन वहां तो चलिए उतनी ज्यादा उत्तेजना नहीं पैदा हो पाई। लेकिन 13 तारीख को जो विधान, ये जो वहां पे बच्चे इकट्ठा होंगे और जानते हैं रिस्पॉन्स तो मिलेगा, क्योंकि बिहार के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है और सम्राट चौधरी जिस प्रकार की सरकार चला रहे हैं और जिस प्रकार से वहां पे हत्याएं हो रही हैं, कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, लोगों को कस्टडी में लेके मारा जा रहा है और चारों तरफ से कहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, मतलब वही बुलडोजर राज्य उत्तर प्रदेश में है वो बिहार में। तो मेरी कोई आशा है कि 13 तारीख को वहां पे भी इतनी ज्यादा जनता इकट्ठी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो 13 तारीख का आंदोलन, उसमें मैं चाहूंगा कि आपको क्या खबर होगी, क्योंकि आप पटना में बैठे हुए हैं, और उसमें आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है अमिताभ जी, अभी तक पिछले 12 साल में जो अमित शाह थे वो एक प्रकार से मोदी जी की ढाल बने हुए थे और अमित शाह एक प्रकार से एसेट थे और सब लोग ये मानते थे कि अमित शाह जो हैं वो बिल्कुल सरदार पटेल टाइप के हैं और बड़े स्ट्रांग आदमी हैं और उनको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जो मैंने अब देखा है समाज के अंदर, मैंने जो रिएक्शन देख रहा हूं, अब कोने कोने में, नुक्कड़ नुक्कड़ में, पान की दुकान में, सब्जी की दुकान में, हर जगह आज के तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो अमित शाह है। क्योंकि अमित शाह ने जिस प्रकार से हैंडल किया इस एजिटेशन को, और उसके बाद जैसे वो अहंकार में बैठ गए और संसद के अंदर गए तो जरूर, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं आए और प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। अब देखिए, राहुल गांधी भी
उनसे यही कह रहे हैं कि साहब हम इधर उधर की कहानियां नहीं सुनेंगे, हमें ये बताइए कि 20 तारीख को जो ये आदेश हुआ और बच्चों की आंखें फूटी और आईसीयू में गए और जो उनसे अभद्र व्यवहार हुआ, ये किसके आदेश पे हुआ था? तो फंस गए बहुत बुरे, संसद में भी फंस गए और जनता के बीच में भी। आज के तारीख में सबसे ज्यादा हेटेड अगर कोई पॉलिटिशियन है, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब है, जो कि 2 महीने पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो मैं, अमिताभ जी, आप ये दोनों विषयों पे 13 तारीख को जो ये बिहार के अंदर आंदोलन की कॉल दी गई है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। और अमित शाह साहब जो पहले मोदी जी को बचाया करते थे, आज उनको बचाने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। इन दोनों विषयों पे आपकी क्या राय है? नहीं, सही कहा आपने। मैं पहले 13 तारीख के आंदोलन पर आता हूँ। अब तो परसों 13 तारीख है, कोई बहुत दूर नहीं है। और 13 तारीख को जो कॉल दिया गया है, देखिए एक तरह से बिहार में बता दो दर्शकों को, एक तरह की समन्वय समिति जैसी बनी है छात्रों की। क्योंकि देखिए बहुत तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं बिहार में, जैसे बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा होती है जिससे एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो एक सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है सिपाहियों के लिए, एक दरोगा भर्ती की अलग परीक्षा दरोगा के लिए होती है, एक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है जिसको टीआरई कहते हैं, जिसके 3 चरण हो चुके हैं, टीआरई 3 तक हो चुका है, टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है। अलग अलग परीक्षाएं होती है। अलग वक्त सारी परीक्षाओं में जो कॉमन चीज है, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये सब एकदम कॉमन है। तो लेकिन अब तक ऐसा होता आया था बिहार में कि मान लीजिए बीपीएससी में ये भ्रष्टाचार हुआ तो बीपीएससी के अभ्यर्थी अपना आंदोलन करते थे और सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी, दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी, वो लोग अपना मतलब हाशिए पर रहते थे, आंदोलन में शामिल नहीं होते थे। इस बार बच्चों ने सोचा कि अरे भाई, सारी बीमारियों की जड़ तो पूरा सिस्टम है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सभी परीक्षाओं में बैठते हैं, वो दरोगा भर्ती में भी बैठते हैं। बेरोजगारी का ये आलम है कि एक ही व्यक्ति सिपाही भर्ती में भी बैठ रहा है, दरोगा भर्ती में भी, शिक्षक भर्ती में भी, और बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में भी है कि जहां निकल जाए मतलब वहीं मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो बेरोजगारी का ये आलम है कि बेरोजगारों के पास चॉइस नहीं है। यदि ठीक है डीएसपी नहीं बन पाऊं तो मैं सिपाही बन जाऊंगा, दाल रोटी चलनी चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि पटना के छात्र नेताओं ने एक तरह की समन्वय समिति बनाकर कहा है कि हम 13 तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे। और वो आंदोलन देखिए पटना शहर में गर्दनी बाग है। गर्दनी बाग में पटना हाईकोर्ट ने उसको धरना स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो जो भी पटना में धरना प्रदर्शन होता है वो गर्दनी बाग में होता है, शहर के बीचों बीच में है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, वैसे ही पटना में गर्दनी बाग है। और गर्दनी बाग में पिछले 1-2 साल में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। पिछले साल तो बीपीएससी का आंदोलन कई महीने तक चला था। तो ये मामला है। अब देखिए बिहार के साथ देखिए क्या मामला है कि उसमें एक मांग भी इन लोगों ने रख ली है, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो और बिना मांग के तो वो फिर आंदोलन सस्टेन कैसे करेगा। मुख्य मांग इनकी है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ राम भक्त है, घोटालेबाज भी है, शिक्षा मंत्री भी है, सब कुछ है, उनका ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट की मुख्य मांग थी कि जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो जाए। तो 13 तारीख से जो आंदोलन शुरू हो रहा है बिहार में, उसकी मुख्य मांग है कि भाई शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे। अब देखिए ये तो बच्चों ने शुरू किया, लेकिन जैसा होता है धीरे धीरे लगभग सारी विपक्षी पार्टियों का इसको समर्थन मिलने लगा है। कल माले के विधायक का मैं देख रहा था, संदीप सौरभ है माले विधायक सीपीआईएमएल के, उन्होंने कहा कि मैं भी धरने पर बैठूंगा। पप्पू यादव तो पहुंच ही जाएंगे, कोई बुलाए नहीं बुलाए, पप्पू यादव तो मतलब पहुंच ही जाएंगे। उनके बिना तो आंदोलन की बिहार में कल्पना नहीं है। आजकल प्रशांत किशोर की अभी मनोबल बांकीपुर जीत के बाद काफी बढ़ा हुआ है, तो वो भी पूरा समर्थन देंगे। मतलब समझिए कि ये पूरे संयुक्त विपक्ष का इसको समर्थन मिलेगा। और देखिए छात्र तो एक ऐसी चीज है, वोट बैंक के रूप में भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो वो भी सभी लोग चाहते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ रहे ही। अब देखिए बिहार की परिस्थितियां क्या है। बिहार देखिए हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक तो पूरा हिंदुस्तान ही गरीब मुल्क है, उसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। पर कैपिटा इनकम जो बिहार का है, प्रति व्यक्ति आय, वो मतलब सभी 28 राज्यों में एकदम सबसे नीचे है। अब इस वजह से क्या हुआ है कि बिहार के मतलब युवाओं में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। ये एक बड़ी बात है। जैसे पश्चिम भारत में आप राज्य हुए, गुजरात हुआ या महाराष्ट्र हुआ, तो वहां उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं। वहां का युवा बहुत ज्यादा नौकरियों का मोहताज नहीं है। गुजरात में तो मुझे लगता है आम युवा प्रतियोगी परीक्षाएं शायद देता भी नहीं है, उसको इतने सारे उसके पास ऑप्शन है, उद्योग कल कारखाने हैं। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है। लेकिन बिहारी युवाओं के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो
इनका तो कंपटीशन है। हम लोग मतलब जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक मजाक चलता था कि बिहारी बच्चा अल्फाबेट ऐसे सीखता है, ABCDUPSC, है ना। मतलब उसको ABCD के तुरंत बाद UPSC शुरू हो जाता है। तो पूरा बिहार का एक ऑब्सेशन रहता है, माँ बाप भी वही चाहते हैं, सरकारी नौकरियों का एक ऑब्सेशन है बिहार के युवाओं में। अच्छा, पहले भी नौकरियां कम मिलती थी क्योंकि आबादी का बोझ है, रिक्तियां कम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खास के मोदी जब से आए हैं 14 के बाद से, तो मतलब एक बहुत संकट गहरा गया है। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला मंत्रालय भारतीय रेल था। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां भारतीय रेलवे देता था। अब क्या है कि रेलवे की रिक्तियां मतलब एकदम ऊंट के मुंह में जीरा के समान आती है। कभी 1 साल 2 साल में कुछ असिस्टेंट लोको पायलट के 200 पद भरे जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। रेलवे की नौकरी अच्छी समझी जाती थी, केंद्र सरकार की नौकरी थी, समय पर वेतन मिलता था, पेंशन मिलता था, उसके पर्क्स थे, रेलवे का पास मिलता था, एक अच्छी नौकरी मानी जाती थी। दूसरी नौकरी, बड़ी नौकरी सेना की नौकरी होती थी। सेना की नौकरी को लोग इज्जत के हिसाब से देखते थे कि भाई सेना की नौकरी है, फौजी है, लड़का फौजी बन गया है, सेना में है, उसमें भी वेतन तो मिलता ही था और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं थी, मेडिकल की सुविधा थी, राशन की सुविधा थी, ये था वो था, बहुत सारी चीजें थी। अब मोदी ने क्या किया, सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई। अब अग्निवीरों की बहाली होती है, अग्निवीर। और अग्निवीरों का 24 साल में बहाल होते हैं और 28 साल की उम्र में ये रिटायर कर जाते हैं, और कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अब ये कितना बड़ा देखिए क्रूर मजाक है कि देश का प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हैं, उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, अब दाढ़ी के मामले में वो भीष्म पितामह को टक्कर देने लगे हैं, और इसके बावजूद वो बिल्कुल आप कह सकते हैं फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। बाकी बाकी लोगों को उन्होंने 75 वर्ष का होने पर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, है ना। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी सब लोग चले गए मार्गदर्शक मंडल में, लेकिन 75 में मोदी जी की जवानी अभी भी कायम है और ये हट नहीं रहे। और यह 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है। तो रेलवे की ये हालत हो गई, सेना की ये हालत हो गई। बिहार के अंदर जितनी, ये सब तो खैर केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, बिहार के अंदर जितनी नौकरियां हैं, चाहे बीपीएससी हो, आपको सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, शिक्षक भर्ती, सब में पिछले आप 2-3 सालों को ही देखिए, लगभग सारे के सारे में पेपर लीक हुआ है। सिपाही भर्ती पेपर लीक होगा, फिर पुनर्परीक्षा होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। बीपीएससी में पेपर लीक होगा, फिर पुनर्परीक्षा होगी, फिर आंदोलन होगा, लाठीचार्ज होगा, वाटर कैनन होगा। शिक्षक भर्ती में फिर पेपर लीक। तो एक एकदम मतलब जो उबल रहा है, जो युवा पीढ़ी है, वो एकदम उबाल बिंदु पर उसका गुस्सा पहुंच गया कि अब तो भाई हद हो गई। तो अब क्या है कि अब युवा जाए तो जाए कहां। इस अभी देखिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे युवाओं को एक से फिर से मतलब ऊर्जावान बना दिया है। जो युवा काफी हताशा में चले गए थे कि इस देश में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, पूरे सरकार को बैकफुट पर पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद देश के और हिस्सों में भी, झारखंड में जिस तरह से पूरा जेपीएससी भंग कर दिया गया। कल तो एल खियांगते गिरफ्तार हो गए, जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे। खियांगते की गिरफ्तारी हो गई, पूरा जेपीएससी भंग हो गया, सीआईडी में जांच शुरू हो गई। तो अब युवाओं को लग रहा है कि यदि हम लोग आंदोलन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा और सरकार झुकेगी। तो वो एक हताशा की स्थिति खत्म हो गई। अभी देखिए 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया था, उस बिहार बंद को बहुत ही सख्ती से कुचला गया। सैकड़ों लोगों की पटना में गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग, उस दिन तो मैं रात भर जगा रह गया, मुझे इतने फोन आते रह गए कि सर मेरे घर का लड़का लापता है, किस थाने में है, मेरे घर का लड़का लापता है, किस थाने में है, ये स्थिति हो गई थी। कुछ लड़कों की तस्वीरें तो मैं अपने फेसबुक पर डाल रहा था कि भाई ये लड़का लापता है, कुछ होगा तो सीनियर एसपी पटना जिम्मेदार। बाद में नेहा बोरा आई पटना, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई तो कहा गया कि ठीक है 26 जुलाई तक के सारे मामले सरकार वापस लेगी। सिवान में तो हद ही हो गई, वहां तो AK-47 ही चल गया, वहां तो बच्चों को आतंकियों की तरह ट्रीट किया गया। अब ये पूरी स्थिति देखिए है, इसमें इस पृष्ठभूमि में गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है। अभी बिहार का कॉम्बिनेशन देखिए, मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं 7वीं फेल है ना, 7वीं फेल, जिन्हें गांधी जी का पूरा नाम नहीं मालूम,
गांधी जी का पूरा नाम वो कहते हैं मोहन चंद करमकांड गांधी। जो गांधी जी जिंदगी भर कर्मकांड से दूर रहे, उनको सम्राट चौधरी ने मोहन चंद करमकांड गांधी बना दिया। ये इनकी उपलब्धि देख लीजिए। और एक तो मतलब मैं क्या कहूं, इनकी जाहिलियत के किस्से मतलब अनंत हैं। ये एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेनाल्टी बोलते हैं। और एक बार इन्होंने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध की मुलाकात भी सुनिश्चित करवा दी, जबकि सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध दुनिया छोड़ दिए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उनका प्रताप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री का प्रताप, कि उन्होंने दोनों की मुलाकात सुनिश्चित करवा दी। तो सम्राट चौधरी तो एक अलग ही, मैं क्या कहूं, नमूना है या क्या है, वो एक अलग ही चीज है। उनके शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी, वो भी भाजपा कोटे से हैं। इनका मैं घोटालेबाजी का किस्सा सुना दूं दर्शकों को। ये निगरानी के द्वारा चार्जशीटेड हैं, विजिलेंस ने इनको चार्जशीट किया हुआ है, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को। गोपालगंज में ये एक कॉलेज चलाते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, और उस कॉलेज की ये प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे। यही मैनेज करते थे कॉलेज को मिथिलेश तिवारी। और उन्होंने उस कॉलेज में ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर वेतन का भुगतान कर दिया जो वहां व्याख्याता थे ही नहीं। मतलब पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। और 4-5 साल पहले निगरानी विभाग ने, विजिलेंस ने इन पर एफआईआर किया, इनको दोषी पाया, इन पर चार्जशीट किया, आरोप पत्र दिया, और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और कितना बड़ा मजाक है कि ऐसे घोटालेबाज को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, मिथिलेश तिवारी को। और जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, एक काम उनका है कि स्कूलों को भगवा रंग से पेंट करवा रहे हैं। मतलब उनकी प्राथमिकता देख लीजिए, प्राथमिकता देख लीजिए कि बिहार के स्कूलों में ना बेंच है, ना डेस्क है, ना पंखा है, ना शौचालय है, ना शिक्षक समय पर आते हैं, अई भगवा रंग से पेंट करवा रहे हैं। तो इस तरह की जो जोड़ी है, सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी की जो एक जोड़ी है, इन्होंने बिल्कुल बिहार में शिक्षा का मतलब ये कर दिया है, बंटाधार कर दिया है, और बच्चों का गुस्सा उसी से है। तो आंदोलन तो देखिए बड़ा होगा, आंदोलन तो बड़ा होगा। ये बिहार में मुझे लगता है 74 का जो जेपी आंदोलन था, वो भी छात्र आंदोलन ही था, जेपी का नेतृत्व था। और अभी के जितने बिहार के नेता हैं, लालू हो, नीतीश हो, जो भी हो, वो सब उसी आंदोलन की उपज है। उस समय लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये सब लोग उसी आंदोलन की, पलटू राम वगैरह सब लोग उसी आंदोलन की उपज है। तो उससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब और ज्यादा मतलब विकट परिस्थितियां हैं। और यदि अभिजीत दीपके आ गए घूमते फिरते, कॉकरोच जनता पार्टी वाले, तब तो एक चार चांद लग जाएगा। यदि राहुल गांधी आ गए तब भी बहुत भीड़ होगी। और आप इलाहाबाद में आपने राहुल गांधी की भीड़ देखी है कि किस तरह का गुस्सा है लोगों में सिस्टम के प्रति। तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और देखिए अभी एनडीए में भी देखिए दरार पड़ना शुरू हो गया। बांकीपुर में हार के बाद सम्राट चौधरी की स्थिति बहुत कमजोर है। कल देखिए सम्राट चौधरी ने एक तिरंगा यात्रा की थी, गांधी मैदान में गए थे झंडा लेकर, और उसमें बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उसमें नदारद थे। दोनों जेडीयू कोटा से हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों जनता दल यूनाइटेड के हैं, और दोनों नदारद थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। तो इन लोग को भी लग रहा है कि भाई अब सम्राट चौधरी का ग्राफ डाउन हो रहा है, कब इन्हीं का बढ़िया बिस्तर बन जाए। तो एनडीए में भी दरार आने लगी है, और बांकीपुर ने दिखा दिया कि भाई जनता में गुस्सा बहुत है सरकार के प्रति। तो ये खतरे की घंटी सबके कान में गूंज रही है। तो देखिए सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, और फिर वही होगा। अभी हम लोग को 13 तारीख को देखना होगा कि ये लोग क्या करते हैं, कितनी कड़ाई से करते हैं। लेकिन चलिए हम लोग को स्वागत करना चाहिए कि देश का युवा जग गया है, जेन जी जग गया है। और ये एक स्वागत की बात है कि देश का जो भविष्य है वो अब सड़कों पर है, और वो कह रहा है कि भाई माफिया राज नहीं चलेगा। ये तो एक पहला पॉइंट हमने कहा। दूसरा पॉइंट आपने अमित शाह वाली बात कही थी। तो अमित शाह को तो आप देख ही रहे हैं। अमित शाह क्या, दोनों मोदी और अमित शाह दोनों जिस तरीके से 10-15 रोज से एकदम नदारद है, ये तो एक इतिहास बन गया कि आपके बाजू में संसद चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, इतने बड़े देश में संसद का सत्र चल रहा है, और आप उसको फेस करने की स्थिति में नहीं है। क्या इतना बड़ा हिंदुस्तान, 142 करोड़ का हिंदुस्तान, क्या इंस्टाग्राम के रील से चलेगा? है ना। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, एक मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, और वो सिर्फ नाच गाने देखता था, उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया था, है ना।
और उसी के समय नादिर शाह का हमला हुआ था दिल्ली पर, वो कोहिनूर भी लूट के ले गया, मयूर सिंहासन भी लूट के ले गया, सारा लूटपाट करके दिल्ली में कत्लेआम करके नादिर शाह चला गया उस मोहम्मद शाह रंगीला की वजह से। तो वो रंगीला, तो उस समय तो इंस्टाग्राम नहीं था, तो रंगीला कम से कम रील नहीं बनाते होंगे, लेकिन अब के जो ये लोग रंगीले लोग हैं, ये रील बना रहे हैं, रात में 1 बजे उठ के 2 बजे उठ के रील बना। इतना बड़ा देश क्या रील से चलेगा? अब एक अरुणाचल प्रदेश के लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि बाय बाय इंडिया, अब हम लोग चाइना में जा रहे हैं। वो कह रहा है बाय बाय इंडिया, अब चाइना में जा रहा है, क्योंकि चीन की लगातार घुसपैठ हो रही है। इस पर ना रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, ना प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है। आप कौन सा विश्व गुरु बन रहे हैं? उधर देखिए पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरबिया से रक्षा समझौता कर लिया है। मक्का में जो समझौता हुआ है, दर्शकों को बता दूं, मालूम भी होगा, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया ने मक्का में रक्षा समझौता किया है 2-3 दिन पहले, और उसमें कहा गया है कि हम पर किसी पर हमला, एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि भविष्य में यदि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई करते हैं मोदी जी या भारत की ओर से होता है, तो समझिए कि आपने सऊदी अरबिया से भी युद्ध छेड़ दिया, आपने तुर्की से भी युद्ध छेड़ दिया। तो आप तो इस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, और गृह मंत्री का कोई बयान नहीं, और ये लोग सब दुबक गए हैं। और जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि पैलेट गन्स चला, यदि सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के आए, पैलेट गन्स चला, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, तो दर्शक जानते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली की पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। दिल्ली की पुलिस सीधे अमित शाह के अधीन है, गृह मंत्री के अधीन है। यदि अमित शाह उस जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? देश का गृह मंत्री जो दिल्ली में ही मौजूद है, वो दिल्ली पुलिस की ने जो बेरहमी से जो कार्रवाई की, उससे वो कैसे खुद को अलग कर सकते हैं? तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं कि नहीं हमारा कोई काम नहीं है, तो आप फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दंडित कीजिए। ये तो नहीं ना चलेगा कि आपने उन पर फेंक दिया, उसने आप पर फेंक दिया, जो इंग्लिश में कहते हैं पासिंग द बक, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो कहीं तो बक शुड स्टॉप समवेयर, कहीं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे, दर्शकों को याद होगा 2008 में जो 26 नवंबर में आतंकी हमला हुआ था अजमल कसाब वाला, शिवराज, यूपीए की सरकार थी, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, बेचारे शरीफ आदमी थे, 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात भी है, बड़े शरीफ आदमी थे। वो तो इस्तीफा देके चले गए। उन पर दिन भर टीवी चैनल दिखाते रहे कि इन्होंने 2 बार कोर्ट बदल लिया, तो 3 बार कोर्ट बदल लिया, क्या कर लिया, और उनका इस्तीफा हो गया। तो यह तो क्या, तो यहां पर क्यों नहीं इस्तीफा हुआ? कोई शिवराज पाटिल बंबई के पुलिस कमिश्नर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ओवरऑल नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? और जब तक ये लोग अमित शाह के मुद्दे पर अड़े रहेंगे, वैसे वैसे सरकार की स्थिति और रुकती जाएगी। और अब तो सबको 15 अगस्त को मोदी के भाषण का इंतजार है कि अब मोदी जी क्या कहते हैं, है ना, अब इस बार उनके भाषण में क्या रहता है। तो ये सरकार जो है वो पूरे संकट में घिर गई है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जी अच्छा, एक चीज और अमिताभ जी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़ा अनुभव है आपको। एक तो जो अमित शाह क्या पार्लियामेंट में बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो आपको क्या लगता है क्या जवाब देंगे? और जो बिहार के अंदर 13 तारीख को ये आंदोलन होगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे झारखंड की तरह नरमी से बच्चों से ट्रीट किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा, या जंतर मंतर की तरह हैंडल किया जाएगा? माने कौन सा मॉडल ये पेश करेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी को आप जानते ही हैं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनका क्या रिस्पांस होगा और अमित शाह का क्या रिस्पांस होगा? देखिए, अमित शाह तो देंगे ही, कुछ ना कुछ तो वो बयान देंगे ही, खाना पूरी के नाते ही कुछ बयान देंगे ही। गोलमोल, जो एक गोलमोल बयान होता है ना, इधर का रहता है ना उधर का रहता है, एक मतलब बयान हुआ, आप समझते रहिए उसका क्या मतलब है। लेकिन ये भी मैं बता देता हूं कि उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा। हो सकता है विपक्ष वॉकआउट कर दे, या विपक्ष फिर उनको मतलब हूट कर दे, उनको बोलने नहीं दे। जी बोलिए। नहीं अमिताभ जी, देखिए इस समय विपक्ष का सवाल नहीं है, इस समय संसद का सवाल नहीं है। देखिए हमारे देश के बच्चे जिनको घाव लगे हैं, जिनके माता पिता आहत हैं, पूरे समाज के अंदर एवरीबडी विल बी लिसनिंग टू अमित शाह कि वो क्या बोलते हैं। कहानी किससे आप संसद में सुना सकते हैं, विपक्ष वॉकआउट कर सकता है, उससे देखिए बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन समाज के अंदर, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहूंगा, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूं,
मैं भी देखना बिल्कुल चाहूंगा कि अमित शाह, जो दो आपके पास विकल्प हैं, या तो ये जी आतंक आपने करवाया या जिसने कराया हम उसे दंडित होना चाहते हैं। आप स्ट्रेट जवाब दीजिए, आप इधर उधर की कहानी किससे मत सुनाइए। तो विपक्ष तो बनी बात है, वो तो आई गई बात हो जाएगी कि साहब संसद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और अमित शाह ने कहानी किससे सुना दी है कि देखिए हमने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, ये देश का भविष्य। वो सब नहीं, आप दो विकल्प में जवाब दीजिए। ये किसने गोली चलाई, पैलेट गन किसने चलवाई, बिना पट्टी के लोग वहां कैसे गए, और हमारे बच्चों और हमारी बेटियों के साथ यह अन्याय क्यों हुआ। स्ट्रेट जवाब दीजिए, बाएं दाएं मत कीजिए, समाज देखेगा, विपक्षी दल नहीं। और दूसरा, जैसे आपने देखा कि बिहार के बारे में जो कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें पप्पू यादव भी थे और बहुत सारे जितने ऑब्जर्वर्स थे सारे वहां पे थे, और जो उन्होंने बताया कि बिहार के अंदर बच्चों के साथ जो पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर घर में घुस घुस के रात को 2-2, 3-3 बजे बच्चों को आतंकित किया गया, उनके माँ बाप को आतंकित किया गया, लोगों को बहुत गंभीर धाराओं में बुक किया गया। तो मेरे ख्याल से अब समाज देख रहा है, और समाज अगर देखेगा तो इसका रिएक्शन जो है वो 13 तारीख को हो सकता है बिहार में और ज्यादा बढ़ के हो जाए कि देखिए हमारी तो जान गई, हमारे संसद में अंदर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विपक्ष मुद्दा नहीं है इस समय, तो देश मुद्दा है इस समय। अमित शाह बनाम देश का समाज खड़े हुए हैं आसपास, और हम देखेंगे कि अमित शाह से क्या जवाब देते हैं। जो मेरे ख्याल से विपक्ष की छोड़ दीजिए, इस समय तो जो समाज में रिएक्शन होगा उसके परिप्रेक्ष्य में वो क्या बोलेंगे। नहीं देखिए, आपकी बात सही है। वही मैंने कहा ना कि पासिंग द बक नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप गोलमोल जवाब दे दें और हम ये करेंगे वो करेंगे ये सुधार करेंगे। अरे सुधार आप करते रहिएगा, अभी तो ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है। यदि एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि अमित शाह बिल्कुल इसमें बेदाग हैं, तो जिम्मेदारी किसकी। आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निलंबित कीजिए, आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर FIR कीजिए, हत्या के प्रयास का FIR कीजिए। पैलेट गन्स क्या है, पैलेट गन्स में किसी की आंख चिरी जाएगी, कुछ हो जाएगा, आप उसका FIR कीजिए। तो ये तो गोलमोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। आपने सही कहा, पूरा देश कह रहा। और अभी भी मैं मानता हूं कि अमित शाह की यदि खेद भी प्रकट करते हैं गोलमोल तरीके से, तो वो भी काफी नहीं है। आप किसी की आंख फोड़ के पैलेट गन से आप खेद प्रकट करके आपको नहीं निकलने दिया जाएगा। एक ही रास्ता है कि वो संसद में आके अपने इस्तीफे का ऐलान करें, अपने इस्तीफे का ऐलान करे कि ठीक है मैंने नहीं कराया, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिल्कुल शिवराज पाटिल की तर्ज पर आप एक इस्तीफा दें। जी एक अमिताभ जी और बताइए, कितना दुख हुआ मुझे, जरा कल्पना कीजिए, जी एक जी आदिवासी बच्चा जो अग्निवीर में मेडिकल भी पास कर चुका था, जी केवल अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहा था, जो AK-47 या पिस्टल की गोली चली, उसका घुटना जख्मी हो गया और अब वो सेना जी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, नहीं अग्निवीर करेगा। नहीं बन पाएगा। सोचिए उसके दिमाग में, गरीब घर के बच्चे जिनका कंधा उड़ गया, जिनका घुटना उड़ गया, मतलब इतनी विभत्सता। तो मेरे ख्याल से जो जंतर मंतर में हुआ है उससे कम बिहार के अंदर नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि नहीं आप नहीं बिहार में बैठे हैं, बिहार के अंदर बिल्कुल रोष शायद जितना जंतर मंतर में है उससे उतना ही होगा या ज्यादा उससे ज्यादा होगा। आपको क्या महसूस हो रहा है। नहीं। और देखिए इसमें मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, ये तो आग में घी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मतलब मुझे पहचानते नहीं है, ये कौन भाषा है भाई। ये तो रंगदारों की भाषा हो गई, ये तो सड़क छाप गुंडे की भाषा है। ये तो हो गया कि सड़क छाप गुंडा किसी होटल में खाना खा लेता है और उसे पैसे मांगे जाते तो कहता है कि तुम हमको अरे जानता वो नहीं है। लखीमपुर खीरी के अंदर टेनी महाराज थे, ये तो वो वाली भाषा है। वही भाषा है ना। टेनी महाराज कहते थे कि मैं 2 मिनट में किसानों को सीधा कर दूंगा, जिनके और बाद लड़के में ने टेनी 5 किसानों को कुचल दिया था, वो कहता था कि ये लोग मुझे जानते नहीं, मैं इनको ठीक कर दूंगा। तब तो ये मतलब तो वो भी सड़क पंडित छाप। थे, वो भी पंडित जी जी जी, थे, ये अजय भी मिश्रा पंडित जी टेनी, हैं। बिल्कुल वो अजय मिश्रा अच्छा। टेनी थे, वो मिश्रा जी थे, ये तिवारी जी थे। तो ये जो दुर्वासा मुनि की तरह जो ये पंडित जी लोग एकदम दुर्वासा मुनि की तरह श्राप देना शुरू किया है, तो ये दुर्वासा मुनि वाला क्रोध नहीं ना चलेगा। आपके बच्चे हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनका पेपर लीक कर रहा है, उनका भविष्य खतरे में है, आप कहिएगा कि आप जानते नहीं है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये बच्चे दहशतगर्दों की बी टीम है। बताइए दहशतगर्दों की बी टीम कैसे हो गई, उनका पेपर लीक कर रहा है, उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो आतंकवादी किस तरीके से हो गए। और मैं ये भी जानता हूं कि जो सम्राट चौधरी की जो अकल है, जो मतलब उनका IQ जो है, वो फिर इसको कड़ाई से कुचलेंगे। और फिर जैसे भरत तिवारी मामले में उनकी गर्दन फंसी और बहुत बुरी तरह से फंसी है, जिसकी वजह से बांकीपुर भी हार गए। बांकीपुर में भी हार की एक वजह भरत तिवारी कांड रहा।
तो सम्राट चौधरी भी वही करेंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा लौह पुरुष हूं, और लौह पुरुष बनने के चक्कर में ये मतलब कुछ नहीं रह जाएंगे, इनकी कुर्सी भी जाएगी और सब कुछ जाएगी। अच्छा, लौह एक चीज पुरुष का अमिताभ जी और बताइए, एक चीज और जी बताइए भाई, जी मोदी जी जी हर 15-10 दिन के अंदर ये विदेश निकल जाते थे और जी जी अपना वहां कोई तमगा उमगा लेके चले आते थे, लेकिन जब से ये मामला उलझा है बच्चों वाला, तो आपने देखा कि वो विदेश नहीं गए, कोई उन्होंने नहीं जा रहा है। तमगा नहीं लिया है और अपनी जी बढ़िया जी ड्रेस व्रेस पहन के बाहर नहीं निकले। नहीं पहने। क्या कारण जी है कि जी विश्वगुरु विदेश नहीं जा रहे हैं? नहीं, विश्व गुरु विदेश नहीं जा रहे हैं। मतलब इन्होंने मेलोडी खरीद के रखे भी होंगे बहुत सारी महिलाओं को खिलाने के लिए। नहीं जा रहे हैं। मुझे जो लगता है कि इनको लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं वहां रहूं, इधर भाजपा में बगावत हो जाए। सही बात जैसे है। कि हाँ, कि इधर पता चले कि भाजपा ने अपना नया नेता चुन लिया संसदीय दल ने, और लौट उसके के ना बाद की पाऊं, पता, जैसे शेख हसीना यहाँ बैठी है, इनको कहीं और बैठना पड़े। और पता चले कि मोदी जी तो बेल्जियम गए थे, अब बेल्जियम के होटल में ही रह गए बेचारे। तो अच्छा, बिल कौन पे करेगा? बेल्जियम के बिल जो है अडानी जी भी कहेंगे मैं नहीं जानता आपको, भैया आप कौन हाँ, है? अब हाँ, जब कुर्सी जाएगी तो अडानी जी भी नहीं पे करेंगे। तब तो इनको अपना 10 लाख का सूट बेच के इनको बेल्जियम का होटल का बिल पे करना पड़ेगा। या होटल वाले कहेंगे कि बिल के बदले आप 1 महीना हमारा हाँ। बर्तन ही धो दीजिए। बर्तन ही अरे वो मोदी जी को आता नहीं होगा ना? आता है क्या? वो आता नहीं होगा, वो नहीं, तो कहते हैं देखिए बचपन में देखिए, बर्तन जब धोया जब करते थे। चाय चाय बेचते थे तो केतली भी खुद ना बर्तन, धोते हाँ, होंगे। धोते होंगे, केतली बिना खुद धोए धोते थोड़ी। होंगे ना, हाँ। कप कप प्लेट धोते होंगे ना, कि उस समय थोड़े कप प्लेट कोई इनका ये प्रधान सचिव धोता होगा, तो वो सब कर लेंगे। तो वो पतली गली से निकल जाएंगे बर्तन धो के, लेकिन इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। और ये मैं मतलब मजाक में नहीं, मैं गंभीरता से कर रहा हूं कि इनको डर है कि भाई ये कहीं मेरा तख्ता पलट ना हो जाए, है ना, कि मैं विदेश में रहूं। क्योंकि देखिए भाजपा वाले तो अंदर से घबरा गए हैं, इसमें कोई दो राय बहुत नहीं है। बुरे, बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। अंदर व्हाट्सएप से ये अंकल बड़ी घबराए हुए हैं, समस्या। हाँ। व्हाट्सएप अंकल, ऊपर अमिताभ जी जो हैं, व्हाट्सएप अंकल बड़े जी जी परेशान है बेचारे, उनके बहुत परेशान तनाव है, बढ़ गया है, बीपी की गोली उन्होंने बढ़ा दी है। बहुत बहुत परेशान है। और एक के बाद एक होता जा रहा है ना, बैक टू बैक होता जा रहा है। जब तक आप चढ़ावा चोरी से बाहर आ रहे थे, जेनजी हो गया। जब तक आप जेनजी से बाहर आ रहे हैं, जेन अल्फा हो गया। उधर अमेरिका ने आप पर 100% टैरिफ लगा दिया है। ये तो बैक टू बैक होता रहा। और राहुल गांधी ने आपको नाको दम कर रखा है। ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। आप कितने मोर्चों पर लड़िएगा और क्या क्या करके लड़िएगा। और वही घिसा पिटा रिकॉर्ड सुनने के लिए अब कोई तैयार नहीं है कि हिंदू खतरे में है, तो ताजमहल तेजो महालय था, तो कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था, तो ये था, तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, तो ऐसे है वैसे है। अब ये सब बकवास सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जी चलिए अमिताभ जी, बड़ी अच्छी सूचना आपसे मिली, और 13 जी तारीख जी को देखेंगे, फिर 13 तारीख को आपसे डिस्कस करेंगे इस इशू पे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता बिल्कुल। है कि बिहार तो देखिए आंदोलन की जननी है, जी जी और बिल्कुल बिहार पूरे बिल्कुल। हिंदुस्तान को रास्ता दिखाती है। तो देखते हैं इस बार जी जी बिहार क्या करेगा। वी विल जी क्लोजली वॉच बिहार। तो 13 बिल्कुल तारीख को बिल्कुल। फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।